नमस्कार मित्रों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम या तद्भव शब्द को छांटिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। जो नए परीक्षार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही वरदान साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। शब्दों को कैसे पहचाना है कि तत्सम है या तद्भव, इससे पहले हम थोड़ी सैद्धांतिक बात भी कर लेते हैं। नंबर 1, तत्सम और तद्भव शब्दों का स्रोत संस्कृत है। नंबर 2, तत्सम का तद्भव होता है, न कि तद्भव का तत्सम। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि तत्सम शब्द प्राचीन है या तद्भव, तो इसका उत्तर होगा तत्सम शब्द। नंबर 3, हर तत्सम शब्द का तद्भव शब्द हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक तत्सम शब्द हैं जिनका कोई तद्भव शब्द नहीं है। नंबर 4, हर तद्भव शब्द का तत्सम शब्द होता है। तद्भव शब्द तत्सम के सापेक्ष ही तो बनता है ना। अगर तत्सम नहीं है तो तद्भव भी नहीं होगा। जो तद्भव बना है वो तत्सम के सापेक्ष बना है। तत्सम और तद्भव हमेशा समानार्थी रहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कई बार तत्सम और तद्भव दोनों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, ग्रामीण तत्सम है और गंवार उसका तद्भव। ग्रामीण का अर्थ हम कहेंगे ग्रामीण आ गए, आपका स्वागत है, कोई नाराज नहीं होगा, खुश होंगे। लेकिन हम कहेंगे गंवार आ गए, आपका स्वागत है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अब हम आते हैं आज की सेशन पर, जो महत्वपूर्ण है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानें। यहाँ पर हम कुछ ट्रिक या कुछ नियम बता रहे हैं, उस नियमों के आधार पर हम आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। पहला नियम है, आप देख रहे हैं ऋषि, अमृत, गृहिणी, घृणा, ऋण, ऋतु, दृष्ट, जृंभिका, जामात्री, घृत, ऋक्ष, भातृजाया, भ्रातृजाया, भ्रातृजया, झंकृत, मातृ, मृत्यु, मृतघट, मृत, वृश्चिक, श्रृंग। इसको ऐसे लिख दीजिए आप। तृतीय, कृषक, वृक्ष, वृद्ध, वृषभ और श्रृंगार। इसको ऐसे लिख दीजिएगा। कुछ लोग श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं लिखना है, श्रृंगार। अब आप देख रहे हैं इन सब में या तो री है या फिर इसकी मात्रा है। री और उसकी मात्रा वाले शब्द 100% तत्सम होते हैं। बात समझ गए होंगे। ऋषि वाला री अगर आ जाता है, कहीं भी आपको दर्शन हो जाए, उसकी मात्रा के दर्शन हो जाए और उस स्वर के दर्शन हो जाए, तो आप समझिएगा वो शब्द 100% तत्सम है। दूसरा नियम आप सब देख रहे हैं यहाँ पर, महान, विद्वान, हनुमान, अर्थात, जगत, सशीन, पश्चात, किंचित, आशीष, विद्युत, ये सभी शब्द हलंत है, क्योंकि इनके अंत में हल चिन्ह लगा हुआ है। ये हल चिन्ह, हलंत वाले शब्द 100% तत्सम होते हैं। 100% तत्सम होते हैं। कौन? हलंत वाले। हलंत का मतलब अंत में हल चिन्ह होना चाहिए, बीच में नहीं, अंत में। अगर अंत में आपको हल चिन्ह दिख जाए तो उसको आप तत्सम शब्द 100% माने। ये बात अलग है कि हिंदी में इस रूप में भी महान चलता है, विद्वान इस रूप में भी चलता है। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। ये भी तत्सम ही है और हलंत वाले भी तत्सम है। तीसरा नियम, यहां पर आप देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है, प्राय में भी विसर्ग है। तो विसर्ग संस्कृत की चीज है। विसर्ग तत्सम शब्दों में होता है। तो विसर्ग वाले शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। विसर्ग वाले शब्द तत्सम होते हैं। विसर्ग वाले, ठीक है, विसर्ग वाले शब्द तत्सम होते हैं।
लेकिन हिंदी में कुछ दो एक शब्द ऐसे हैं जो गलत चल पड़े हैं, अशुद्ध चल पड़े हैं। जैसे 6 के लिए एक शब्द है छ, और छी, घृणा का भाव जहाँ पर है उसके लिए शब्द है ऐसा, छी। ये दोनों शब्द हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इसको छ लिखने की परंपरा हो गई है और इसको छी, सिर्फ ऐसे। लेकिन कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है दुख, प्रातः, अतः, छ, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि दोनों अशुद्ध है, लेकिन एक हद तक आप उसको तद्भव परीक्षा की दृष्टि से मान सकते हैं। चौथा नियम है चांद, अंधेरा, आंख, तांबा, पांच, गांठ, छां, मूंछ, बांसुरी, मुंह, महंगा, धुआं, दांत। इस शब्दों में आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। आज तक जितनी परीक्षा हुई है और वहां पर चंद्र बिंदु वाला कुछ शब्द पूछा गया है तो वो तद्भव ही है। ठीक है, तद्भव की प्रकृति, तद्भव में चंद्र बिंदु की प्रकृति ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब आप ये ना सोचें कि तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं होता है। तत्सम शब्दों में भी चंद्र बिंदु होता है, संस्कृत में भी होता है, लेकिन वे तत्सम शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। देखिए संस्कृत में पुल्लिंग कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, चंद्र बिंदु करके पुल्लिंग, या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, या तो अनुस्वार के रूप में या चंद्र बिंदु, दोनों विकल्प है। तो वहां पर ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में। और एक है विद्वा लिखती, यहां भी चंद्र बिंदु है। तो संस्कृत में शब्द चलते हैं लेकिन हिंदी में ही नहीं चलते हैं। इसलिए आप तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं चंद्र बिंदु दिखे तो उसको आप तद्भव शब्द मानते हुए चलें। ये शब्द मैंने दो इसलिए यहाँ लिखे कि आपको कहीं ऐसा भ्रम ना हो कि केवल तद्भव शब्दों में ही चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु तत्सम शब्दों में भी होता है। ये बात अलग है कि वे तत्सम शब्द हिंदी में चलते नहीं है। पांचवा नियम, इसमें आप देख रहे हैं सब में क्ष दिख रहा है। क्षीर, क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षुद्र, क्षार, क्षिति, क्षण, क्षीण, क्षर, अक्षी, शिक्षा, भिक्षा, इक्षु, कुक्षी, क्षोड़, परीक्षा, पक्षी, लक्ष्मण, साक्षी। जो क्ष वाले शब्द हैं प्राय तत्सम होते हैं। क्ष वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं। आपको अगर ये शब्द दिख जाए तो आप इसको तत्सम मानते हुए चलें और इसको तत्सम सही कर दें परीक्षा में, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। क्ष है ये वास्तव में क्ष, क और षटकोण वाला शब्द, ये इसमें ये छुपा हुआ है क्ष। छठा नियम है, आप देख रहे हैं अरिष्ट, आषाढ़, इष्टिका, उषर, ओष्ठ, निष्ठुर, दृष्ट, ज्येष्ठ, चतुष्पद, काष्ठ, पाषाण, महिष, वृषभ और मिष्टान। सब में षटकोण वाला श है। क्ष वाले शब्द तत्सम होते हैं। शब्द प्राय, प्राय मतलब अधिकतर बार, अधिकांश समय प्राय तत्सम होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, तद्भव शब्द कुछ ऐसे आपको कोशों में मिल जाएंगे। ऋषि, ऋषभ, मिष्ठान। ऋषि शब्द है वो ऋषि से बना है। ये री तो इसमें बदल गया, तद्भवता आ गई और ये सेम टू सेम रहा। ऋषभ है वो ऋषभ से बना है। ये री है वो री में बदल गया।
और स ऐसा कैसा रहा। तत्सम शब्द के किसी एक ध्वन्यात्मक परिवर्तन होने से भी तद्भव शब्द बन जाता है। आप ये मत सोचें कि ये भी बदलना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मिष्ठान देख रहे हैं, वैसे व्याकरण की दृष्टि से उसको अशुद्ध माना जाता है, लेकिन कई विद्वान ये भी कहते हैं कि ये तद्भव शब्द है। शुद्ध है मिष्टान, और गलत है ये मिष्ठान, जो हिंदी में काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है और लोग इसको तद्भव मान भी लेते हैं। मैंने इस संबंध में 2 शब्द देखे थे। राजस्थान में हिंदी व्याकरण की जो पुस्तकें चलती है, जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ पर ईर्ष्या को तद्भव शब्द बताया है। किसका तद्भव शब्द बताया? ईर्ष्या का। मैंने कोशों में इसकी तहकीकात की तो ये भी तत्सम ही है, ये तद्भव नहीं है, लेकिन चल रहा है, किसी एक विद्वान ने लिख दिया, दूसरे ने उसकी नकल कर दी, चल रहा है ऐसे। कौन पूछ रहा है उनको? तो बच्चों, ईर्ष्या का ईर्ष्या तद्भव नहीं है, ईर्ष्या तो खुद ही तत्सम है। ईर्ष्या का अगर तद्भव आप करना चाहते हैं तो इसका ईर्खा तद्भव कोशों में दिया हुआ है। ईर्ष्या का ईर्खा तद्भव होता है, न कि ईर्ष्या। ईर्ष्या तो खुद ही तत्सम है। एक शब्द है मानुष, इसको भी बता रहे हैं तद्भव शब्द। ये तद्भव नहीं है, ये तो तत्सम है। आप कोश में देख सकते हैं, ये तत्सम है। एक विद्वान को लिख लेता है, दूसरा विद्वान इतनी सोचने की जहमत भी नहीं उठाता और उसको नकल मार के ऐसा कैसा लिख देता है। तो ये बातें थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 7वें नियम की दौर। आप देख रहे हैं अन्यत्र, आंत्र, एकत्र, काष्ठपात्र, गात्र, पत्र, धात्री, त्रिलोक, त्रयोदश, चित्रक, भूर्ज पत्र, मित्र, वरयात्रा, सूत्र और रात्रि। आप देख रहे हैं सब में त्र है। त्र वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं, प्राय तत्सम होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हिंदी में ऐसे कई तद्भव शब्द भी है जिसमें त्र आ रहा है। जैसे देखिए आप 17, 16 के बाद 17 आता है ना। खत्री, क्षत्रिय का क्षत्रिय, तो ये शब्द हैं। ये भूर्जपत्र लिखा, इसका तद्भव बनता है भोजपत्र। आपको लगता है कि त्र आ रहा है, दरअसल ये भू बदल गया है भो में। भोजपत्र तद्भव है और भूर्जपत्र तत्सम है। यंत्र का जंत्र मिलता है। यंत्र का तद्भव क्या मिलता है? जंत्र मिलता है। तो जंत्र, भोजपत्र, क्षत्रिय, खत्री, सत्र, ये अपवाद है। ये कुछ आप याद रख लीजिएगा। ये तद्भव है, तद्भव है, ठीक है। और त्र वाले प्राय तत्सम होते हैं। लेकिन ये त्र वाले शब्द आपको दिख रहे हैं ना, सत्र, खत्री, क्षत्रिय, भोजपत्र, जत्र, ये तद्भव होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। इनके अलावा आपको कोई त्र वाले शब्द दिखे तो वो किस में आ जाएंगे? तत्सम में आ जाएंगे। अब हम 8वें नियम की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ज्ञान, अज्ञान, यज्ञ, यज्ञमान, ज्ञातिग्रह, प्रत्यभिज्ञान, यज्ञोपवीत। आप देख रहे हैं सब में ज्ञ है। तो ज्ञ वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं। शब्द प्राय तत्सम होते हैं। आप याद रखें, जहां आपको ज्ञ दिख जाए तो आप उसको तत्सम मान लें। लेकिन कुछ अपवाद है इसमें, एक आध अपवाद है। जैसे यज्ञ का बनता है यज्ञ। आप यज्ञ को याद रखें, यज्ञ आ जाए तो तद्भव और दूसरे को आ जाए तो तत्सम। यज्ञ है वो तद्भव है किसका? यज्ञ का। तो सीधी सी बात है, सत्र, खत्री, क्षत्रिय, भोजपत्र, जंत्र, इनको छोड़ के अगर त्र वाला कोई शब्द दिखे तो आप उसको तत्सम माने, और यज्ञ को छोड़ के कोई ज्ञ वाला शब्द दिखे तो उसको आप तत्सम माने। अब 9वां नियम है, देखिए आप, अंश, आशा, दश, दीप, शलाका और राशि, परशु,
परश्व, लोमशा, वंश, मशक और लशुमा। इसमें अक्षर दिख रहे हैं। ये श वाले शब्द हैं प्राय तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। शंकर का जो श है वो शब्द प्राय तत्सम होते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ तद्भव शब्दों में भी ये देखा गया है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं दिशांतर का दिशावर, ये दिशावर गया, हालांकि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दिशावर, ये भी चलता है। तो यहाँ श आ गया तो भी ये तद्भव हो गया। दिशावर, गणेश, दिशावर, गणेश। एक वंशी, वंशी का क्या बना है? बंशी। ये सब चल रहे हैं, वंशी, गणेश, दिशावर, ये शब्द तद्भव है। इन शब्दों को छोड़ के ये तद्भव है। दिशावर, गणेश, वंशी को छोड़ के अगर जहां आपको शंकर का श दिखता है तो उसको आप तत्सम माने। मतलब श वाले शब्द तत्सम होते हैं प्राय। अपवाद है दिशावर, गणेश और वंशी। वंशी वंशी से बना है, और गणेश गणेश से बना है, और दिशावर दिशांतर से बना है। वंशी की जगह कई लोग, और प्रकोष्ठ में भी काफ़ी ऐसा लिखा हुआ है, ये भी सही है। वास्तव में तद्भव यही है, लेकिन ये भी आता है तो इसको तद्भव ही माने आप। शक्कर को तद्भव बताया है, जो राजस्थान में पुस्तकें चल रही है ना उनमें शक्कर को, और बताया कि शर्करा से बना है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। शक्कर फारसी का शब्द है, शक्कर फारसी का शब्द है, ठीक है ना। ये तद्भव शब्द नहीं है। आप कोश देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा ना, एक विद्वान लिख देता है ना, गलती कर लेता है, दूसरा विद्वान वो भी गलती करता है, तीसरा विद्वान भी वो गलती करता है। ऐसे कई शब्द और है। जैसे एक शब्द है ग्रीष्म, ग्रीष्म से गर्मी बताया है, गर्मी तद्भव। और एक था ग्रीवा, ग्रीवा से गर्दन बताया है, तद्भव। जबकि मैं आपको बता दूं, आप कोश में देखना, शक्कर देखना, गर्मी देखना और गर्दन, ये तीनों शब्द है ना, ये फारसी भाषा के हैं, ये तद्भव है ही नहीं। ये गर्दन, गर्मी और शक्कर ये कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। ये तद्भव है ही नहीं, लेकिन जबकि जो किताबें चल रही है उनमें उनको तद्भव बताया है, और बच्चे भी ऐसा सीख रहे हैं। ये बदलना चाहिए। अब 10वां नियम बात कर रहे हैं हम। अश्रु, आश्रय, श्मश्रु, श्राद्ध, श्रावण, श्रेढ़ी, श्वश्रु, श्रृंगार। ऐसे श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंग, श्रेष्ठी। इसमें देख रहे हैं आप, या तो स्र है या फिर श्री है। स्र और श्री, स्र और श्री वाले शब्द, स्र, श्र और श्री वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं, प्राय तत्सम होते हैं। ठीक है। लेकिन एक शब्द चलता है हिंदी में, श्राप। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो अगर ये परीक्षा में आ जाता है तो इसको आप तद्भव मानते हुए चले, तद्भव मानते हुए चले। हकीकत ये है कि संस्कृत में शब्द है शाप, शाप से बनता है शराप। ठीक है, शराप तद्भव है और शाप तत्सम है। लोगों ने ऐसा प्रचलन में आ गया है, वो इतना प्रचलन में आ गया है कि अशुद्ध शब्द है, तो अगर कभी परीक्षा में आ जाए तो इसको आप तद्भव मान सकते हो, अशुद्ध शब्द को। एक पुस्तकों में और मुझे गड़बड़ी दिखी है, वो भी मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा आप इसको सुधार कर लें।
मौलसरी, मौलसरी को तद्भव बताया है, तद्भव बताया है। मौलसरी एक पौधे का नाम है, बकुल को कहते हैं मौलसरी, और इसका तत्सम बताया है बकुलसरी, बकुलसरी, बकुलसरी से मौलसरी, जबकि मौलसरी खुद तत्सम है, ये भी तत्सम है। तद्भव क्या होगा मौलसरी का? अगर तद्भव बनाना चाहें तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, मौलसरी, ये तद्भव है और ये तत्सम है। लेकिन किताब में इसको तद्भव बताया है और इसको तत्सम, बकुलसरी तत्सम और इसको तद्भव। ये तद्भव नहीं है, ये मौलसरी तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा मौलसरी। ये चीज आप सुधार कर ले। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हो गया ठीक है। 11वां नियम है, आप देख रहे हैं सब जगह सिर पर चढ़ा हुआ र है, सिर पर चढ़ा हुआ र, सिर पर चढ़ा हुआ र, आप ऐसे मानिए इसको, ठीक है। सिर पर चढ़ा हुआ, अनार्य, अर्क, चूर्ण, कर्पूर, कार्तिक, कार्य, पर्यंक, धैर्य, चर्म, गर्भिणी, खरजू, केवर्त, महार्ग, वर्ण, वर्षा, वार्ताक, हर्ष। सिर पर चढ़ा हुआ र है, और जो सिर पर चढ़ता है ना वो अधूरा होता है, मतलब आधा र। सिर पर चढ़ा हुआ र आपको कहीं दिखे तो वो शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है, ओके। सिर पर चढ़े हुए र वाले शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन एक शब्द चल रहा है मिर्च, ये तद्भव है, याद रखें। मिर्च तद्भव है और इसका तत्सम है मरीच। मिर्च है वो किससे बना है? मरीच से, ओके। मिर्च को आप याद रखें, मिर्च क्या है? तद्भव है, हालांकि इसके ऊपर र चढ़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरे शब्द आपको दिखे ऊपर वाले तो उसको आप तत्सम माने, ठीक है। 12वां नियम, अग्र, आम्र, आर्द्रक, उष्ट्र, क्रोश, क्षुद्र, ग्रंथि, चंद्र, भ्रमर, प्रकट, निद्रा, दंष्ट्रिका, दंष्ट्रा और छिद्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के र है, पाम में पड़ा हुआ। एक तो ये देखो ट के नीचे इस तरह से, ये इस प्रकार के जो होते हैं ना, पाम में पड़ा हुआ र, इसको कहेंगे अपन पाव में पड़ा हुआ र, पड़ा हुआ र वाले शब्द तत्सम होते हैं, याद रखें, तत्सम होते हैं। पाम में जरा पड़ा हुआ है तो प्राय तत्सम होते हैं, प्राय तत्सम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो पाम में पड़े हुए हैं लेकिन वो तत्सम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रकट लिखा है ना, प्रकट का तद्भव है प्रगट, ये तद्भव है, हालांकि र वो पाम में पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत इन्हें गिने शब्द हैं, एक जैसे 15 है, 15, हाँ यहाँ पर पाम में पड़ा है, लेकिन 15 और प्रगट ये दोनों कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द है। बात स्पष्ट हो गई। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, आप देखिए अब गुण, न, उर्ना, कंकण, किरण, कृष्ण, क्षण, चिक्कण, श्रवण, घृणा, गृहिणी, गुण, क्षीण, जीर्ण, तीक्ष्ण, दक्षिण, धरणी और निमंत्रण। न वाले शब्द, न वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं, ठीक है। न वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में तो न है ही नहीं, पश्चिमी हिंदी में न होने के कारण कुछ तद्भव शब्दों में न का प्रयोग होता है। जैसे फण, फण तद्भव है, फण है वो फणी से बना है, ऐसे ये तत्सम है फणी और इससे बना है फण, इसे कहते हैं क्षीण, ये क्षीण से क्षीण बना है। लवण से लौण, लवण से लोण बना है। और लक्षण से लक्षण सब चलता है, लक्षण, लक्षण के लिए लक्षण। अवगुण के लिए अवगुण, अवधारणा के लिए
अवधारणा, अवतरण के लिए अवतरण, इसका अवतरण हुआ अवतरण, और क्षण, क्षण के लिए इन शब्दों में तद्भव शब्द हैं ये, और इसमें न का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो भी शब्द आपको दिखे तो न वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं। ध्यान रखें, फण, क्षीण, लौण, लक्षण, अवतरण, क्षण, अवधारणा और अवगुण। फण का तो फणी हुआ तत्सम, क्षीण का क्षीण हुआ, लौण का लवण हुआ तत्सम, लक्षण का लक्षण हुआ, अवतरण का अवतरण, अवतरण, अवधारणा का अवधारणा तत्सम, और अवगुण का अवगुण। आप देख रहे हैं तत्सम का जो अव है अब वो ओ में बदल रहा है, बदल रहा है यहाँ पर, अवगुण से अवगुण, अवधारणा से अवधारणा, और अवतरण से अवतरण। तो इन शब्दों को याद कर ले में ये तद्भव है। इसके अलावा जहां भी आपको न दिखे उसको आप तत्सम मानते हुए चले। 14वां नियम है ड और ढ, ड और ढ के नीचे अगर आपको बिंदु दिख जाए, ड और ताड़नजात किसते हैं, ये ताड़नजात ड और ताड़नजात ढ तद्भव होते हैं 100%, तद्भव 100%, ठीक है ना। जैसे आपको ये सब दिख जाए, गाड़ी, अनाड़ी, कड़वा, कीवाड़, मढ़ना, बढ़ई, कोड, पलड़ा, कपड़ा, नीचे बिंदी है, अधो बिंदु है, ठीक है, ताड़नजात है ये ढ और ढ। इनका प्रयोग जहाँ होता है वो हमेशा तद्भव होते हैं। तत्सम में ये ध्वनि है ही नहीं। अगर कोई व्यंजन निरंतर 3 बार आ जाए, देखिए क क क क क क 3 बार, प प प 3 बार, फ फ फ 3 बार, यहाँ तो 4 बार आया, नहीं 3 बार आया, ट ट ट 3 बार, और ट ट ट 3 या 3 से अधिक बार कोई व्यंजन निरंतर आ जाता है तो वे शब्द प्राय तत्सम, ठीक है। लेकिन एक कक्कड़ याद रखिए, यहाँ क 3 बार आया है, लेकिन इसकी वजह से ये तद्भव, ठीक है। कक्कड़ को छोड़कर अगर आपको कोई शब्द ऐसा दिखता है इसमें व्यंजन निरंतर 3 बार आया है या 3 से अधिक बार आया है तो वो शब्द तत्सम होगा। अब थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, पटवार 2011 में आया है। तत्सम को पहचानना है। आप देखिए पृष्ठ ये री आया हुआ है, हमने पहला ही नियम था कि जिसमें री की मात्रा हो वो तत्सम होता है, तो इसका उत्तर ये, दूसरा आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, राजस्थान SI 2011 में प्रश्न आया, तत्सम पहचाना है। तत्सम सूरज, सावन, वृक्ष, अक्ष वाली बात की थी ना, अक्ष वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं। वृक्ष किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, तद्भव की बात है, पटवार 2011 में तद्भव, चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय तद्भव होते हैं। यहां से बात मालूम पड़ गई तो आप उत्तर लिख सकते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है, पटवार में आया 2011 में तत्सम वाला, देखिए र है, पाम पड़ा हुआ र प्राय तत्सम होता है, तो इसका उत्तर ये होगा। तो इतना आप जानने से आपके प्रश्नों का पता चल जाएगा आपको। वैसे तो इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, समय के साथ आप अभ्यास करते रहें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन जो मोटी मोटी बातें बताई है इससे आप आराम से पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में कि जब तत्सम से तद्भव शब्द बनता है तो कैसे ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है वो वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।